धन्यवाद। मैं इंद्रभूषण शर्मा ज्ञान निकेतन एजुकेशन केयर की ओर से व्याकरण पढ़ा रहा हूँ। आज वर्ग पंचम और षष्ठम और सप्तम वर्ग के लिए है पाठ 2 वर्ण विचार एवं शब्द विचार। वर्ण के बारे में पहले हम विचार करें। वर्ण वह मूल ध्वनि जिसका खंड या टुकड़ा न किया जा सके वर्ण कहलाता है। वर्ण के 2 भेद हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण जिसका उच्चारण बिना किसी सहायता के हो स्वर वर्ण कहलाते हैं। जिसका उच्चारण बिना किसी सहायता के हो उसे स्वर वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब स्वर वर्ण का उच्चारण बिना किसी भी सहायता से होता है। बिना किसी सहायता के हम स्वर वर्ण का उच्चारण करते हैं, लेकिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण करने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन वर्ण का उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो और स्वर वर्ण का उच्चारण बिना किसी सहायता के। अब हम आगे बढ़ेंगे। स्वर वर्ण के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। अब हम ह्रस्व स्वर के बारे में बताएंगे, जिसके उच्चारण में थोड़ा समय लगे उसे ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसे हम मूल स्वर भी कहते हैं, इसे एकमात्रिक स्वर भी कहते हैं। यह ह्रस्व स्वर 3 नामों से जाना जाता है, ह्रस्व स्वर, मूल स्वर या एकमात्रिक स्वर। जिसके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगे, जिसके उच्चारण में कम से कम समय लगे या जिसके उच्चारण में थोड़ा समय लगे, ये ह्रस्व स्वर है। मूल स्वर है या एकमात्रिक स्वर है। यह उदाहरण है अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व ऊ और री, ये 4 है, यही ह्रस्व स्वर है। ये मूल स्वर है। शेष जो स्वर बनते हैं इन्हीं स्वरों के मेल से ही बनते हैं। दीर्घ स्वर जो है, जिस वर्ण के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। या किसी मूल स्वर में उसी स्वर को मिलाने से जो स्वर बनता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। या जिसके उच्चारण में, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण है आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर के ही उदाहरण हैं। आ बनता है अ जोड़ अ, आ बनता है। ह्रस्व ई जोड़ ह्रस्व ई, दीर्घ ई बनता है। तो इसमें मूल स्वर से, ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है, यानी 2 मात्रा का समय लगता है, इसे दीर्घ स्वर कहते हैं। स्वर का एक भेद और है प्लुत स्वर। इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। इसके उच्चारण में मूल स्वर से 3 गुना समय लगता है, 3 गुना ज़्यादा समय लगता है इसमें। चूँकि इसके उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसलिए इसे प्लुत स्वर कहते हैं, त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो ये स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। हालांकि हिंदी व्याकरण में प्लुत स्वर का व्यवहार न के बराबर होता है, लेकिन संस्कृत में इसका उपयोग ज़्यादा होता है। इसका चिन्ह है 3 दे दिया जाता है, 3 लिख दिया जाता है, क्या प्लुत स्वर का चिन्ह है। अब है व्यंजन वर्ण के भी भेद होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन
और उष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन, वाग इंद्रियां जो हैं, वाग इंद्रियां हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, जीभ, ये सब वाग इंद्रियां हैं। इनके स्पर्श से जिस ध्वनि का उच्चारण होता है वो स्पर्श व्यंजन कहलाता है। इसका उदाहरण है क वर्ग से लेकर के प वर्ग तक। क, ख, ग, घ, अंग ये क वर्ग है। च, छ, ज, झ, इया ये च वर्ग है। इसी तरह से प, फ, ब, भ, म प वर्ग है। क वर्ग से प वर्ग तक इनकी संख्या 25 है। अब है अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन में हृदय से जो ध्वनि निकलती है इसमें कहीं कोई रुकावट नहीं होती, इसीलिए अंतःस्थ इसको कहते हैं, जो भीतरी भाग में स्थित रहता है, अंतःस्थ व्यंजन है। इनकी संख्या 4 है, य, र, ल और व, ये अंतःस्थ व्यंजन। इसके बाद उष्म व्यंजन है। इसमें इसके उच्चारण में घर्षण होता है, जीभ मुंह के अन्य भागों से घर्षण करता है, जिससे वायु गर्म निकलती है। उष्म का मतलब होता है गर्म, इसीलिए इसका नाम उष्म व्यंजन कहा गया है। उष्म व्यंजन, इसकी संख्या भी 4 है। तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स और ह, ये 4 हैं जो उष्म व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन अब है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त का मतलब होता है मिला हुआ। ये 2 व्यंजनों के मेल से व्यंजन बनते हैं, तो 2 व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन बनते हैं वे संयुक्त व्यंजन हैं। इनकी संख्या भी 4 है। छ, त्र, ज्ञ और स्र, ये छ, त्र, ज्ञ और स्र 2 व्यंजनों के मेल से ही बनते हैं, तो ये संयुक्त व्यंजन है। क और मूर्धन्य श के मेल से छ बनते हैं, त और र के मेल से त्र बनते हैं, ज और य के मेल से ज्ञ बनते हैं, और तालव्य श र के मेल से स्र बनते हैं, तो ये संयुक्त व्यंजन है। अब है द्वित्व व्यंजन। जब कोई ध्वनि 2 बार स्वर रहित और स्वर सहित उच्चरित होते हैं, अर्थात एक स्वर रहित और दूसरा एक स्वर सहित, तो उसे द्वित्व व्यंजन कहते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि 2 व्यंजन जिसमें एक स्वर रहित हो और दूसरा स्वर सहित हो, वे द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पक्का, 2 क है, एक स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है, यही 2 द्वित्व व्यंजन है। कच्चा, एक च स्वर रहित है और दूसरा स्वर सहित है, यह द्वित्व व्यंजन है। अब है संयुक्ताक्षर। जब जो 2 भिन्न ध्वनि एक स्वर के सहारे बोले जाते हैं, भिन्न तरह के ध्वनि हैं लेकिन उनका उच्चारण एक ही स्वर के सहारे होता है, वे संयुक्ताक्षर हैं। जैसे विद्या, द और य दोनों एक ही स्वर के सहारे बोले जा रहे हैं। द स्वर रहित है और य स्वर सहित है, लेकिन दोनों का उच्चारण एक आ के सहारे बोला जा रहा है, कहा जा रहा है, इसलिए यह संयुक्ताक्षर है। अब हम चलेंगे शब्द के बारे में जानेंगे। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्ण का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ होता है शब्द कहलाता है। वर्णों का ऐसा मेल जिसका कोई अर्थ ही ना हो वो शब्द की श्रेणी में नहीं रखा जाता। शब्द की श्रेणी में वही रखा जाता है जिसका कुछ अर्थ है। वर्णों का ऐसा समूह है जिसका कुछ निश्चित अर्थ है, शब्द कहलाता है। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं। वैसे शब्दों का वर्गीकरण कई आधार पर किए जाते हैं। उत्पत्ति के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर
तो इन आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। अभी उत्पत्ति के आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन बिना कोई परिवर्तन किए उसमें उसे हम हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों रखते हैं, तो वो तत्सम है। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा का शब्द यदि ज्यों का त्यों हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं तब वो तत्सम होता है। उसी भाषा का प्रयोग यदि हम संस्कृत में करते हैं तब वो तत्सम नहीं है, लेकिन उसी भाषा का प्रयोग जब हम हिंदी में करते हैं तब वह तत्सम शब्द होता है। जैसे कर्पूर, यह संस्कृत भाषा का शब्द है, लेकिन हम उसका प्रयोग हिंदी में करते हैं, वो तत्सम हो जाता है। आम्र, पत्र, ये सब तत्सम शब्द है। अब है तद्भव। तत्सम के बिगड़े रूप को तद्भव कहते हैं। आम्र, आम, कर्पूर, कपूर, ये सब तद्भव हैं, जो तत्सम का बिगड़ा हुआ रूप है। अब है देशज। देश के बोलचाल की भाषा में जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो देशज शब्द है। देशज, देश में जन्म लेने वाला शब्द। तो देश के बोलचाल की भाषा में इन शब्दों का जन्म हुआ है, जैसे है पगड़ी, डिबिया, उनगी, ये सब देशज शब्द हैं जो देश की बोलचाल की भाषा में पाए जाते हैं। दूसरा है विदेशज। विदेशों में जिन शब्दों का जन्म हुआ है या विदेशी भाषाओं से जो शब्द हिंदी में आए हैं उसे विदेशज कहते हैं। जैसे डॉक्टर, डॉक्टर विदेशी भाषा है, अंग्रेजी भाषा है, लेकिन हिंदी में उसका ज्यों का त्यों प्रयोग हम करते हैं, तो वह विदेशी भाषा है, विदेशज है। अदालत, यह भी उर्दू फारसी का है, लेकिन हम हिंदी में उसका प्रयोग करते हैं, तो ये विदेशज। प्रयोग के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द हैं जिनका रूप बदलता है। रूप बदलता है लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार। लिंग के अनुसार रूप बदलता है, वचन के अनुसार पुरुष रूप बदलता है, पुरुष के अनुसार रूप बदलता है और कारक के अनुसार भी रूप बदलता है। तो जिन शब्दों का रूप लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बदल जाता है वो विकारी शब्द है। इसके उदाहरण हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये उसके उदाहरण है। दूसरा है अविकारी। जिन शब्दों का रूप किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार नहीं बदलता, वो अविकारी शब्द है। इसके भेद हैं क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात। क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक और निपात, इसके 5 भेद। अर्थ के आधार पर, बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग्य। बनावट या रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़, यौगिक, योग्य। रूढ़ शब्द वे शब्द हैं कि जो किसी खास अर्थ में प्रयोग किए जाते हैं या जिन शब्दों को तोड़ देने पर कोई अर्थ नहीं निकलता। यदि उन शब्दों को तोड़ दें तो वो निरर्थक हो जाते हैं, वे रूढ़ शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द हैं जो 2 सार्थक शब्दों के मेल से बने हैं। उनको यदि तोड़ दिया जाए फिर भी अर्थ उनका बना रहता है, यौगिक शब्द हैं। और योगरूढ़ शब्द हैं जो विशेष अर्थ के लिए ही प्रयुक्त होते हैं।
उस शब्द का अर्थ विशेष होता है। उसका उदाहरण है रूढ़ शब्द में रोटी, पानी। इसको तोड़ देंगे तो निरर्थक रहेगा। यौगिक शब्द में है विद्यालय, विद्या जोड़ालय, विद्या और आलय दोनों शब्द सार्थक है। घुड़सवार, घोड़ और सवार दोनों शब्द सार्थक है। तो यौगिक शब्द है। योग रूढ़ है लंबोदर, लंबोदर अर्थात गणेश। लंबा पेट वाला के लिए लंबोदर शब्द का प्रयोग नहीं होता। लंबोदर शब्द का हम प्रयोग करते हैं गणेश के अर्थ में, इसलिए यह योग रूढ़ शब्द है। अब अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक और निरर्थक। जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है वो सार्थक शब्द है, और जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द है। तो व्याकरण में निरर्थक शब्द पर कोई विचार नहीं किया जाता, लेकिन सार्थक शब्दों पर विचार किया जाता है। इसके कई भेद होते हैं। एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, विरोधार्थक शब्द और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, ये सार्थक शब्दों के भेद हैं। एकार्थक शब्द एक ही अर्थ वाला शब्द होता है, उसका अनेक अर्थ नहीं होता, वो एक अर्थक शब्द है। जैसे रोटी, रोटी खाने वाला वो चीज़ है, वही रोटी। अनेकार्थक शब्द है जिसका एक से अधिक अर्थ होता है। प्रसाद, प्रसाद, प्रसाद भगवान का और प्रसाद महल। विलोमार्थ, समानार्थक शब्द समान अर्थ रखता है। जैसे रवि, भास्कर, प्रभाकर। और विलोमार्थक शब्द जो उल्टा अर्थ रखता है, जैसे ऊपर नीचे, भीतर बाहर। और अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्द हैं उनके लिए एक शब्द आता है। यह है जैसे इसका उदाहरण हम देंगे, जो आकाश को चूमता है। इसमें कई शब्द हैं, लेकिन इसके लिए एक शब्द है गगनचुंबी। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है। आज इतना ही, धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम फिर अगले अध्याय लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।